my first question will be, I will go later into those who are not being amalgamated, but first about those who are going to be amalgamated into the service. There's already a system of your regiments and corps. Will it not demotivate somebody who has gone through the NDA, who's gone through the rigorous training process earlier, and then they'll see them as Johnny come latelys, abhi aaye hain, abhi फौज में घुस गए हैं, and they're already getting the benefits that we were getting, but we had to put in so much more hard work. So will it cause a disruption, and will they be seen as lesser soldiers? देखिए, सेना में जाने वाला हर रिक्रूट फ्रेश होता है, चाहे वो रेगुलर में जाए, चाहे वो अग्निवीर की तरह जाए, चाहे आज से 15 साल पहले जाता था, उसकी भी पहले 1 महीने की सर्विस होती है, फिर 6 महीने की होती है, फिर 1 साल की होती है। वो शुरू नहीं होता है 15 साल की या 12 साल की सर्विस के साथ में। एक बात, जहाँ तक रेजिमेंट्स का सवाल है, इसमें 2 बातें समझनी चाहिए। ये जो रेजिमेंट्स का कंसेप्ट है, इसको कोई टिंकर नहीं कर रहा है। अगर रेजिमेंट्स हैं तो आर्टिलरी की रेजिमेंट्स रहेंगी, आर्मर्ड कोर की रेजिमेंट्स रहेंगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या बाकी सारे हैं। ये जो रेजिमेंटल, कभी कभी इन्फेंट्री की कुछ यूनिट्स के अंदर में बारे में लोगों को भ्रम है। पहली बात तो अब कोई कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स बहुत कम बची हैं, सिर्फ 2 या 3 हैं जो कि अभी भी प्योर उसी एरिया के क्षेत्र को करते हैं, और ये एक कॉलोनियल लेगेसी है। अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई भी चीज़ पैन इंडिया ना हो, और वो ये चाहते थे कि उनको किसी न किसी वर्ग में बांटा जाए और उस वर्ग या क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में जाए, उनका कोई नेशनल पर्सपेक्टिव नहीं हो, क्योंकि इससे उनके अपने कॉलोनियल एम्पायर को एक खतरा था। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसी इंडियन आर्मी को फर्स्ट टाइम ये नेशनल आर्मी के रूप में कब आई? आज़ाद हिंद फौज की तरीके से, व्हेन इट बिकेम द इंडियन नेशनल आर्मी। क्या था उसका? 60,000 की फौज थी। कोई रेजिमेंट थी इनकी? थी रेजिमेंट। इनकी रेजिमेंट थी रानी झांसी रेजिमेंट, इनकी रेजिमेंट थी महात्मा गांधी रेजिमेंट, नॉट एन अहीर और राजपूत और ये नहीं थी। और कितना सैक्रिफाइस किया इन्होंने? 60,000 में से 40,000 मारे गए। इतना एट्रिशन हुआ था। दुनिया के अंदर में किसी लड़ाई के अंदर में इतना एट्रिशन एंड कैजुअलिटीज नहीं हुई है जितनी इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल, कोहिमा के और सिंगापुर के बैटल्स के अंदर में गंवाए हैं। वो किसके लिए लड़ रहे थे? उनमें रेजिमेंटल प्राइड नहीं था क्या? उनके लिए वो नहीं था, वो भारत के लिए लड़ रहे थे। They were the soldiers of India. They called themselves the Indian National Army. But so do the regiments here, right? That's now. right. So they will continue. Okay. That's what I'm telling you. They will have the nomenclature. There will be the regiment of this. Who has? I do not know how this concept has come that anybody is tinkering with the regimental pride or the regimental ethos. उसका अपना ट्रेडिशन होगा। अगर कोई एक बटालियन है, उसकी अपनी एक वैलर है, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, तो वो हमेशा बरकरार रहेगा और उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। मैं अब इसका हुआ ये है कि हमने ये कहा कि एक ऑल इंडिया कॉम्प्लेक्शन होगा इंडियन आर्मी का। इसको लोगों ने कहा कि रेजिमेंटल सिस्टम खत्म हो गया। रेजिमेंटल सिस्टम खत्म नहीं हुआ। इन्फेंट्री रहेगी, आर्टिलरी रहेगी, आर्मर्ड कोर रहेगा, सिग्नल्स रहेंगे। इन्फेंट्री के अंदर में भी ग्रेनेडियर्स हैं, इनके अंदर में गार्ड्स हैं, रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स है। रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स में किसका जाति के लोग हैं? कितना स्प्लेंडेड वो है उनका, ग्रेनेडियर्स है। उसमें किस जाति के, धर्म के, एक क्षेत्र के लोग हैं। हमारे जो परमवीर चक्र जो है, जब उनको मिला तो ये ग्रेनेडियर्स ने जितने ऑनर्स एंड बैटल ऑनर्स उन्होंने लिए हैं। तो ये सिर्फ हम ये चाहते हैं कि भारत के हर नागरिक, हर यूथ, हर युवा, एवरी यूथ ऑफ दिस कंट्री हु हैज गॉट ए डिजायर एंड ए मोटिवेशन and feels a sense of commitment to defend the country, he gets an opportunity. His youth, his energy, his talent is poured towards making this country strong and impregnably different.